इनफैक्ट जैसे मैंने पहले कहा ब्रेक से पहले कि 12 करोड़ लोग खत गुर्बत से कहीं नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में लोगों की तनख्वाहों में अरकान पार्लिमान की 150% तक इजाफा, क्योंकि ग्राउंड से दिए गए होंगे कि क्या वजूहत हैं कि जिसकी बुनियाद पे हम एक तरफ तो राइट साइजिंग की तरफ जा रहे हैं, वो PN बेचारे क्लर्क जो हैं, छोटे मुलाजमीन कि जिनकी हज़ारों में तनख्वाहें हैं, उनको तो हम घरों में भिजवा रहे हैं, लेकिन अरकान पार्लिमान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इनकी तनख्वाहें 2.5 लाख से बढ़ा के 5.5 लाख कर दी। आपको भी पता है, आप भी 30-32 साल से पार्लियामेंट जा रहे हैं। मुझे बताएं कौन सा गरीब आदमी पार्लियामेंट में आता है? एक बता दे मुझे। नहीं, उसमें तो आने के लिए करोड़ों का खर्च करने पड़ते हैं। इलेक्शन को बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जागीरदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सेनेट में भी आप देख लें किस तरह लोग आते हैं, किस तरीके से आते हैं, ये मैं इधर बताना नहीं चाहता, और किस तरीके से मखसूस नशिस्तों पर लोग आते हैं। तो ये बात तो कोई भी आप जस्टिफिकेशन दे दें, कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती इसकी। और उस सूरत हाल में सिर्फ 12 करोड़ की बात नहीं है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है 15 दिन हो गया जंग से पहले, 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनके पास खाने के लिए फूड नहीं है। अच्छा, दे आर सर्वाइविंग फॉर फूड के लिए, वो ना उसके पास पैसे हैं ना उनके पास खाना है। अच्छा, वो तो कैद साली का शिकार है। कैद साल है, 1 करोड़ लोग। 1 करोड़ लोग। और जो 2-2.5 साल में इन्फ्लेशन हुई है ना, उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2.5 करोड़ लोग जो है ना खतरे गुर्बत से नीचे आ गए, मजीद चले गए। जी जी, वो एक टाइम खाना खाते हैं। सही है। और ये जो 1 करोड़ में कह रहा हूँ, वो एक टाइम के लिए भी उनके पास खाने को नहीं है। चलो, उस सूरत हाल में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी लोगों का गुजारा नहीं होता, लोगों का ये नहीं होता। तो भाई ये मैं यही कह रहा था ना, यूटिलिटी स्टोर के लोग भी 10,000 खानदान। आप वजीर आजम पाकिस्तान है, आपने अनाउंस तो कर दिया, आपने पूछा नहीं कि आपने नलायक लोग वहां बिठा दिए जिन्हें उसको हैंडल करना भी नहीं आ रहा। और रोजाना मुजाहरे हो रहे हैं। परसों मुजाहरा हुआ है, उनको मतलब है कि अभी तक उनके अप्रैल की तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। सही। लेकिन इनफैक्ट अगर हम हुकूमत की नीयत पे शक ना भी करें, हम कहें कि जो बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रही है, और PDM की हुकूमत के दौरान भी फवाद साहब प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर के तौर पे आए थे, और ख्याल ये था कि पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रही हैं प्राइम मिनिस्टर के, को फार्मूला दे के जाएंगे, PIA भी सेल आउट हो जाएगा, हमारी स्टील मिल से भी जान छूट जाएगी। इन एरियाज में हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही? इन लाइबिलिटी से हम जान क्यों नहीं छुड़ा पा रहे? शराई साहब, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था इनको। 400 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, और पिछले जो 10 साल में बताते हैं, जो इनका अपना डेटा बताता है, 6,000 अरब रुपए के करीब जो है इनका खसारा हो चुका है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब जब ये रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी बनी है ना वज़ीर ख़जाना की सरबराही में, और वो ले रहे हैं, होता क्या है, और अभी बड़े मसले बने हैं जब वो इनको बंद करने की बात करते हैं, क्योंकि जितनी आपकी पॉलिटिकल एलीट है जो वज़ीर बनती है, वो करती क्या है, ये जो मुख्तलिफ वजारतों के अंडर इदारे आते हैं ना, वहीं पे उन्होंने अपने बंदे भर्ती करने हैं, उन्हीं से गाड़ियाँ लेनी है, उन्हीं से एंटरटेनमेंट लेनी है, वहीं पे सारा उनका काम धंधा चलना है। ठीक है। अब रीस्ट्रक्चरिंग की कमेटी के जो हम मिनट्स भी देख रहे हैं, जब उसमें बात होती है कि जी ये इदारा भी बंद कर दो, वजीर खड़े हो जाते हैं, जी प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाते हैं। उन्होंने कहा जी ये अगर इदारे बंद करने हैं तो हम इधर गाड़ी और ड्राइवर लेने आए थे ये वजीर बनने के लिए। ये बातें होती हैं बाकायदा कि हमने लोगों को जॉब्स देने अपने हल्के के लोगों को। नहीं, वो साफ मना कर देते हैं जी। ये अब कई इदारे उन्होंने बचा लिए रिस्ट्रक्चरिंग। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से कई दफा ये पूछा, मैं कह रहा आप किस किस्म की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं? अभी तक आप एक इदारा बंद नहीं कर सके, डिसाइड नहीं कर सके। उन्होंने कहा जी बड़े लंबे अरसे हैं, बड़ी पुरानी बातें हैं, कोई 50 साल से चल रहा है, कोई 40 साल से चल रहा है, तो उनको बंद करना इतना आसान नहीं है। तो अभी तक ये डिसीजन नहीं कर सके कोई कि कितने इदारे। अब इदारे कैसे बंद कर रहे हैं? ऐसे इदारे बंद कर रहे हैं जिसमें 10 मुलाजमीन हैं, कहीं पे 15 मुलाजमीन हैं, उनको बंद भी नहीं कर रहे, उन मुलाजमीन को कहीं और शिफ्ट करके उसका वर्किंग कहीं और कर रहे हैं। अब ये एक हमें इस कौम को बताया जाएगा कि जी हमने ये कर लिया, हमने इतनी बचत कर ली। कोई बचत नहीं हो रही। आप बजट देख लें, बजट के अब 9 महीने के फिगर आए हैं, आप उसमें देख लें, आपका जो करंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है। अच्छा, बढ़ गया पहले से? जी, वो घटा नहीं है। तो ये तो IMF कंडीशंस के नीचे भी हम हैं, फिर वहां से भी एतराज आएगा। अभी तो खैर मिल गई है। IMF की 2 चीजें होती हैं जी। IMF आपका प्राइमरी सरप्लस देखता है और IMF आपका बजट डेफिसिट देखता है। वो इन्होंने कहां से पूरा किया, आप हैरान होंगे। आप देखें, इनकी अकल देखें, इन्होंने जो डेवलपमेंट बजट है वो खत्म काट दिया है। सही 30 से 40% बजट ही स्लैश कर दिया है कि ना। और वो उसमें इन्होंने अरकान पार्लियामेंट अपनी जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है उसको नहीं छोड़ा। अरकान पार्लियामेंट को खुल के पैसे दे रहे हैं उनके डेवलपमेंट बजट के लिए।
अच्छा, वो उसी तरह अभी तक जा रहे हैं? वो पहले से भी ज्यादा जा रहा है। अच्छा, मतलब है कि वो, लेकिन अपना जो एक कैलकुलेशन है ना जो IMF के लिए होती है वो पूरी करके रख लें, और अगर कहीं शॉर्टेज आए तो उसको पूरा कैसे करते हैं? उन्हें कहा पब्लिक पे बोझ डाल दो, टैक्स डाल दो, पेट्रोल पर जो है रिलीफ आ रहा है ना इस पे 10 रुपए PDL बढ़ा दो, फलाने बिजली की कीमतें बढ़ा दो, बिजली पे फलानी चीज बढ़ा दो। 6 रुपए कम करने की बात की ना, अभी तक कम नहीं हुई है। और न वो उसके तो बड़े इश्तिहारात छपे थे अखबार। सर मैं आपको बता रहा हूँ मई के महीने में सिर्फ ₹1.70 आपको रिलीफ मिलेगा। तो जो 7.5 रुपए कहा जा रहा था, वो सब वो कैलकुलेशन ही गलत है। वो बेसिकली एक नेचुरली आपको एक रिलीफ आ रहा था, एक आ रहा था आपको फ्यूल एडजस्टमेंट में, एक आपको आ रहा था जो आपने एग्रीमेंट्स रिवाइज किए हैं 60 पैसे, तो वो है वो आपको मई से मिलना शुरू होगा। लेकिन 6 रुपए या 6.5 या 7 रुपए जो बात हो रही है वो अभी नहीं मिलेगा, और वो मिलेगा भी तो 2-3 महीने मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। सही, मई में ₹1.70 यूनिट का रिलीफ मिलेगा, 7.5-6 रुपए का नहीं मिलेगा। और उस दौरान हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर तो लेवीज को बढ़ाया जा रहा है, मैक्सिमम किया जा रहा है, वहां तो रिलीफ कुछ। मैं आपको कह रहा हूँ ना, जहां से शॉर्टेज होती है ये कहते हैं अवाम पे डाल दो, आसान तरीका है। सही, और सारी कैबिनेट भी बता देती है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी, उधर IMF को भी इतराज नहीं होता, उन्हें कहा वहां में इसने कौन इन्हें कह को गल कर लेनी है, बाहर निकल आना है। लेकिन लास्टली क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा, मैं ये चाह रहा हूँ कि 2-3 बड़े इदारे, बिल्कुल हम बात करते हैं स्टील मिल की या PIA की, और पिछले दिनों तो खैर बिडिंग हुई थी PIA को लेके, तो वजूहात कहाँ लग रही है? कोई होमवर्क में कोई प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि कोई पार्टीज इंटरेस्टेड नहीं है? कहानी असल में है क्या? क्योंकि इन इदारों की भी तो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, कहा जा रहा है कि अरबों रुपए की हैं, बट खरीदने के लिए कुछ। शिराई साहब, जापान में की जो रेलवे थी ना नुकसान में थी, तो उन्होंने इसकी प्राइवेटाइजेशन की ना, उनकी क्या करेंसी है, युआन कहते हैं जी, येन कहते हैं, यह नाम है। 1 येन में उन्होंने बेच दी थी, उसकी वजह थी ना 1 येन में वो बेच रहे हैं ना, तो उनको जो लॉस हो रहा था ना कई बिलियन येन का, वो जीरो पे आ गया, वो जीरो पे आ गया। इन्होंने डिले बहुत किया PIA में। स्टील मिल तो बंद हो गई है ना, आपको पता है, उनको मुलाजमीन भी निकाल दिए, वो जमीन है और स्क्रैप है, उसके बारे में भी ये आपस में लड़ रहे हैं कि किसने अपना हिस्सा लेना है, जमीन किसने हड़प करनी है, क्या करना है, अभी तक डिसाइड ही नहीं कर सके। और बंद हुए भी उसको आपको पता 3-4 साल हो चुके हैं। PIA का जो बुनियादी मसला था उसका लोन था, ठीक है जी, जिसका 150 अरब रुपए सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट जाती थी, वो इन्होंने एक अलहदा कंपनी करके हुकूमत ने अपने जुम्मे ले लिया है, कोई 800 अरब रुपए का है। उसका हुआ क्या है कि PIA कभी भी नुकसान में नहीं हुआ, मैं आपको गारंटी से, अगर इसका लोन निकाल ऑपरेशनल प्रॉफिट में रहा है। अभी जो इन्होंने अनाउंस किया जो PIA प्रॉफिट में आ गया, PIA प्रॉफिट इसमें आया कि आपने उनका लोन खुद उठा लिया है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट आप 150 बिलियन की इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे। तो ये वक्त है, PIA जितने में भी बिकता है, PIA से मैनेजमेंट, जब तक स्टेट का कंट्रोल रहेगा, ये पब्लिक सेक्टर कारपोरेशन पर इदारों का, वो वही हाल होगा जो PTV का हुआ है, जो शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी का हुआ है, जो स्टील मिल का हुआ है, जो PIA का हुआ है, जो रेलवे का हुआ है। इन तमाम इदारों की तबाही की जिम्मेदार आपका स्टेट का कंट्रोल है। जब तक स्टेट का कंट्रोल होगा ये इदारे ठीक नहीं होंगे।